हेलो बच्चों, क्या हालचाल। प्रेजेंट किया आप लोगों ने? क्लास में आ गए हो तो पहले प्रेजेंट कर लो, ठीक है। वीडियो के कमेंट्स में जाओ, वहाँ प्रेजेंट लिखो, हम जान तो जाएं कौन कौन है जो टाइमली वीडियो में पहुँच चुके हैं। डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से आप क्लास में आते हैं, आपकी अटेंडेंस होती है, वैसे ही डीडी की पाठशाला में जब आप वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले आपकी अटेंडेंस होती है। सबसे पहले आपको कमेंट्स में जाकर के लिखना है कि प्रेजेंट सर, मीन्स हम प्रेजेंट हैं, हम टाइमली वीडियो को वॉच करने चल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो बहुत ही इजी भी है और आशा करते हैं कि कई सारे बच्चे इसको अभी तक कवर कर लिए होंगे। बट जिस तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं, आशा करते हैं कि उस तरीके से शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। चाहे आप लोग एक बार देख करके देखिए। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सबसे अच्छा हूँ, सबसे सुपर हूँ, मेरे जैसा कोई पढ़ा नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया वीरों से खाली नहीं है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। बट अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ कि अपने डियर स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करूँ, क्योंकि मैं अभी भी आपके लिए स्टडी करता हूँ ना, और स्टडी करना अच्छी बात है। चलिए बच्चों, हम लोग आज का अपना चैप्टर जो स्टार्ट करने हैं वाले हैं, आप भी आपने अभी तक तो सुना ही होगा और हमने भी आपको बताया कि आपके सिलेबस में आव्यूह और सारणिक ना, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, दो ऐसे चैप्टर हैं जो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बोर मत होइएगा, भूमिका बना रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सुनते रहिएगा खूब मन लगा करके। कॉपी और पेन नहीं निकाले हो, बुक नहीं निकाले हो तो भाग जाओ, अभी पहले ले करके आओ, तब बैठो, तब पढ़ो, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो हमने बोला कि आव्यूह और सारणिक दो चैप्टर हैं ऐसे हमारे सिलेबस में बच्चों, जो आपस में इंटर कनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले हम लोग आव्यूह को पढ़ते हैं। अब मैं आपको पहले बताऊं बच्चों कि आव्यूह चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। आव्यूह बच्चों मैथ्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा सिलेबस है जो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंजीनियरिंग में, जूलॉजी में, मतलब बायो में भी और ज्योग्राफी में भी ये यूज़ होता है। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कैसे यूज़ होता है वो तो हम यहाँ पर नहीं सीखने वाले हैं, बट आव्यूह होता क्या है, आव्यूह की जो मैथमेटिकल प्रोसेसेस हैं वो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। वैसे आव्यूह का जो सबसे ज़्यादा यूज होता है बच्चों, वो समीकरण निकाय को हल करने के लिए किया जाता है। सर ये समीकरण निकाय क्या होता है? क्लास 10th में आप लोगों ने बच्चों दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखा। उनको हल करने की विधियों में आप लोगों ने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और ग्राफ विधियों के बारे में सीखा। लेकिन अगर 3 समीकरण दे दें तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लगती है, और 4 समीकरण उठा करके दे दें, 4 चर राशियों वाला, तो हमें समस्या होती है। बट आव्यूह एक ऐसा मैथमेटिकल कंसेप्ट है, मैथमेटिकल टूल्स है, जिससे हम लोग कितने भी बड़े से बड़े समीकरण के निकाल को एक साथ हल करके वहां पर x, y, z एक्सेट्रा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका यूज है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं आव्यूह से। सबसे पहले हम आपको बताएंगे आव्यूह होता क्या है, आव्यूह को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। उसके बाद फिर हम आगे धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, नए नए कंसेप्ट को सीखते रहेंगे। मैथ्स को आनंद से पढ़ना है, मस्त होकर के पढ़ना है। ज़्यादा बोल रहा हूँ ना, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ तो भूमिका तो ठीक ठाक बननी चाहिए ना। जब बढ़िया बनेगा तभी मजा आएगी। चलिए ठीक है, आइए आते हैं टॉपिक पे बच्चों। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आव्यूह होते क्या हैं। आव्यूह होते क्या हैं, मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, आंखें दिखा लो अपनी जाकर के। भाई हम तो बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, ठीक है। आव्यूह मीन्स मैट्रिक्स। आव्यूह मीन्स मैट्रिक्स होता क्या। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज बच्चों अपनी क्लास में सपोज कर लीजिए कि 60 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 60 स्टूडेंट्स हमारी क्लास में हैं, और इन स्टूडेंट्स को हम फील्ड में ले जा कर के एडजस्ट करना चाहते हैं। कुछ इनसे स्पेशल टॉक करना है, हमें बात करना है। सोचो इन 60 स्टूडेंट्स को हम कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे होता है, ग्राउंड में ले जाकर के लाइन लगवा दें। एक लाइन में 10 लोग 10 लोग 10 लोग 10 लोग 10 लोग, कई लाइन लगेगी? 6 लाइन लगेगी ना। 10 छंगा 60 होता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा है, चलो बाहर बैठो फील्ड में, ठंडी का मौसम आ गया है, धूप है, हमको तो गर्मी लग रही है यार,
ठीक है, धूप है वहाँ, सॉरी धूप, हाँ ठीक है, ठंडी का मौसम है, धूप है, सब डिस्टर्ब हो जा रहा है, जा कर के वहाँ बैठते हैं आप लोग, ऐसे झुंड बना करके बैठ लेते हैं, ऐसे हो सकता है। या ऐसे भी हो सकता है कि एक लाइन में 5 लोग हों, एक लाइन में 20 लोग खड़े हो जाएं, लाइन बराबर न हो, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट जो है वो कई प्रकार से हो सकता है, लेकिन आप भी ये कहता है कि जब इन 60 लोगों को पंक्तियों में इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि प्रत्येक पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या समान हो, तो जो ऐसे ऊर्ध्वाधर होगा, मीन्स ऐसे ऐसे जो होगा, कह रहे हैं इसको हम स्तंभ कहेंगे, और ऐसे जो होगा उसको हम पंक्ति कहेंगे। और मान लीजिए कि 20 पंक्ति हैं और एक पंक्ति में 30 लोग हैं या 3 लोग हैं, तो 20 तिहाई 60 लोग इस तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। या हम कैसे 12 गुणे 5 में भी इसको हम व्यवस्थित कह सकते हैं, या हम इसको 30 गुणे 2 में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही है बच्चों? तो आब्यू कहता है कि कुछ दिए गए ऑब्जेक्ट्स को m इंटू n ऑब्जेक्ट्स को m पंक्ति और n स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने पर जो हमें रेक्टेंगुलर आयताकार व्यवस्था प्राप्त होती है, उसी व्यवस्था को, उसी एडजस्टमेंट को आब्यू कहा जाता है, उसी को मैट्रिक्स कहा जाता है। बातें समझ में आ रही? समझाते हैं, चिंता मत करो। जैसे मान लो बच्चों हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 तक हमारे पास नंबर्स हैं। अब इन्हें हमें पंक्तियों में और स्तंभों में व्यवस्थित करना है। ध्यान समझिएगा सब लोग बच्चों। जैसे हम लिख दें 1 2 3 4 5 और 6, सारी संख्याएं आ गई। अब जो ऐसे क्षैतिज होगा बच्चों, इस क्षैतिज को पंक्ति कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पंक्ति कहा जाएगा। इंग्लिश में इसको हम लोग रो बोलेंगे। और ये ऐसे ऐसे जो होगा ऊर्ध्वाधर, इसको बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग स्तंभ कहेंगे, और इसको इंग्लिश में ना कॉलम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कॉलम कहा जाएगा। और इस प्रकार की जो व्यवस्था है बच्चों, इस प्रकार की जो व्यवस्था आपको प्राप्त हो रही है, इसी व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? आब्यू कहा जाएगा। समझ में आ रही है बच्चों? अब बात हम ये करते हैं कि आब्यू को लिखा कैसे जाता है। आब्यू को, मजा आ रही है? मजा लेने आए हो? ध्यान सुनते रहो, समझते रहो। क्या समझे भाई? आब्यू को लिखा कैसे जाएगा? देखो बच्चों, आब्यू जो होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर, जैसे ए से, बी से, सी से, डी से, ई से, एक्स से, एम से, आदि से ना, एटसेट्रा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे सर? समझ लीजिए, जैसे ये हमारे सामने था, इसी आब्यू को हमको रिप्रेजेंट करना था, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख देंगे कैपिटल ए, और कैपिटल ए इक्वल टू लगा के कैपिटल ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा जाएगा 1, ठीक है, 3 5, ठीक है बच्चों, और 2 4 और कितना लिखा जाएगा बच्चों? 6 लिखा जाता है। ये आब्यू को लिखने का क्या होता है? तरीका होता है। ये आब्यू ए है और किसके इक्वल है? 1 3 5 2 4 6। इसमें कितनी पंक्ति हैं? एक। पहली पंक्ति को R1 से दिखाया जाएगा, दूसरी को R2 से, तीसरी को R3 से दिखाया जाएगा। मतलब कितनी पंक्तियां हैं? 3, R1 R2 और R3, पूरा यहाँ तक R1 R2 R3। ऐसे पहला स्तंभ है, इसको C1 से दिखाएंगे। दूसरा स्तंभ कितना है? इसको हम लोग C2 से दिखाएंगे। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को? क्लियर है बच्चों? कोई डाउट तो नहीं हो रहा है आप लोगों को? समझ गए होंगे आप लोगों को? आब्यू को इस तरीके से लिखा जाता है, और जो क्षैतिज होगा वो पंक्ति होगा, जो ऊर्ध्वाधर होगा, जो वर्टिकल इस तरीके से ऊर्ध्वाधर होगा, वो क्या कहलाएगा? स्तंभ कहलाएगा। समझ में आ रही है बातें? क्लियर हैं? चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, किसी आब्यू की कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। किसी आब्यू की क्रम या कोटि क्या होती है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी तक बच्चों आप लोगों ने ये जरूर समझ लिया होगा कि आब्यू होता क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन बताएं तो कहा जाता है कि m गुणे n वस्तुओं को m पंक्तियों और n स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने पर जो व्यवस्था हमें प्राप्त होती है, उसी को बच्चों आब्यू कहा जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आब्यू की कोटि क्या होती है। क्या डिस्कस करेंगे? आब्यू की कोटि। आब्यू की कोटि, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, किसी आब्यू की कोटि क्या होती है। ठीक है, ध्यान समझिएगा बच्चों। जैसे मान लो कि हमने एक आब्यू इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे लिखा बच्चों A B C, यहाँ लिखा D E F,
यहाँ लिखा GHI, आपके सामने एक आप व्यू लिखा हुआ है। अब बताओ बच्चों, अगर हम आपसे पूछे कि सर जी बताइए इसमें पंक्ति कितनी है, पंक्ति माने क्या होता है, रो होता है, इसमें कितनी पंक्तियां सर, 1 2 3, कितनी पंक्तियां हैं, 3। आपसे पूछें सर इसमें स्तंभ कितने दिख रहे हैं आपको, स्तंभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, कॉलम कहते हैं ना, कॉलम कहते हैं। सर कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। तो हम कहेंगे भैया इसकी कोटि कितनी होगी, तो आप बताओगे सर जी इसकी कोटि जो होगी ना वो 3 गुणे 3 होगी, मतलब पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ इस रूप में जो लिखा जाता है उसी को बच्चों क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। जैसे आपसे कहा जाएगा किसी आव्यूह की कोटि 4 गुणे 5 है, तो जान लेना उसमें कितनी पंक्ति है सर, उसमें 4 पंक्ति है। सर उसमें कितने स्तंभ हैं, सर आप कहेंगे उसमें 5 स्तंभ है। समझ में आ रहा है। कहेंगे सर किसी आव्यूह की कोटि P गुणे Q है, बताइए उसमें कितनी पंक्ति हैं, तो आप कहोगे सर उसमें P पंक्ति हैं और सर उसमें Q कितने हैं, स्तंभ हैं। समझ में आ गई होगी बातें सभी लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं बच्चों। जैसे मान लो A हम लिख दें 247951, आपसे पूछें भाई इसकी कितनी कोटि होगी, तो बताओगे सर पंक्ति कितनी है इसमें। सबसे पहले आप गिनोगे सर पंक्ति कितनी होती है, 1 2 3, कितनी पंक्ति, 3। आप पूछोगे सर स्तंभ कितना होता है, तो हम बताएंगे 1 2, माने स्तंभ 2 हो गए। फिर आप कहोगे सर कोटि बताइए, तो कोटि कितनी हो जाएगी, पंक्ति गुणे स्तंभ माने 3 गुणे 2। तो ये जो होगी बच्चों इस आव्यूह की क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। समझ में आ रही है बातें। और एग्जाम्पल देख लो, B मान लीजिए बच्चों ऐसे लिख दिया गया 1 2, ठीक है, और यहाँ 3 लिख दिया गया। बताओ कितनी पंक्ति है, केवल 1 पंक्ति है, और कितने स्तंभ है, 3, तो यहाँ लिखा जाएगा 1 गुणे 3। यहीं पर कोने पर बच्चों कोटि लिखी जाती है, जैसे यहाँ पर 3 पंक्ति थी, 3 गुणे 2 इसकी कोटि थी, तो यहाँ कोने पर लिख दिया जाएगा 3 गुणे 2। ये कितनी कोटि क्या है, 3 गुणे 3, यहाँ पर इसके कोने पर लिख दिया जाता है। समझ में आ रही बातें। तो आपको यह क्लियर हो गया बच्चों कि आव्यूह क्या होता है, साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी समझ लिया कि आव्यूह की कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों आव्यूह के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के अवयव समझते चलना भाई, आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव जिसको बोलेंगे बच्चों एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के अवयव क्या होते हैं, नॉर्मल सी अगर डेफिनेशन की बात करें या पहचान करने की हम बात करें, तो जैसे आपके सामने ये आव्यूह बच्चों लिखा हुआ है, इस आव्यूह के अंदर वो कैपिटल ब्रैकेट के अंदर जितने भी चीज़ें आपको दिख रही हैं सब इस आव्यूह के अवयव हैं। जैसे ए जो है इस आव्यूह का अवयव है, डी इसका अवयव है, सब मतलब इसके अवयव हैं जो भी यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन कुछ स्पेशल बात हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। दरअसल होता क्या है बच्चों, जैसे हमारा कोई आव्यूह ए है ना, तो इसके अवयवों को ऐसे A11, A12, A13, A14 डॉट A1N से दिखाते हैं। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, फिर ऐसे पहली पंक्ति नौवां स्तंभ। यहाँ आएगा A21 माने दूसरी पंक्ति, A22, A23, A24 डॉट A2N। ऐसे क्या होगा बच्चों, A31, A32, A33 ना, A34, A3N। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ोगे तो डॉट ऐसे करते जब आप चले जाओगे नीचे की तरफ तो आएगा AM1, AM2। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। फिर क्या लिखा जाएगा बच्चों इसके बाद, AM3, फिर क्या होगा AM4 डॉट कितना AM। इस तरीके से आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, ये इस आव्यूह का व्यापक रूप है। जैसे कहीं लिखा है किसी एलिमेंट की बात कर रहा है A22 की, जैसे A22, इसका मतलब यह है कि दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव की बात कर रहा है। जैसे अगर हम इसके लिए बोलें, कहें सर A21 बताओ, A21 कौन है, तो A21 कौन होगा बच्चों, ये 4 होगा। देखो दूसरा पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। कहेंगे A32 बताओ, तो क्या होगा, A3 माने ये तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ कौन होगा, ये होगा। A32 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। A21 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। समझ में आई बातें आप लोगों को। इसके अंदर जो कुछ भी लिखे गए हैं
वो आव्यूह के क्या कहलाते हैं बच्चों, वो आव्यूह के हमारे अवयव कहलाते हैं। और इस आव्यूह को अगर शार्ट में लिखना तो ऐसे लिखते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, A=AIJ M क्रॉस N, AIJ M क्रॉस N, इस तरीके से इस आव्यूह को दिखाया जाता है। इसका मतलब क्या है सर, AIJ जो है ये पंक्ति को दिखा रहा है, J स्तंभ को, और पंक्तियों की संख्या मैक्सिमम कितनी होगी, M होगी, स्तंभों की संख्या कितनी होगी मैक्सिमम बच्चों, N हो जाएगी। बातें समझ में आई हैं आप लोगों को। तो इस तरीके से आपके सामने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने पेश किया बच्चों आव्यूह का, जो काफ़ी हद तक आपको यूज़फुल लगा होगा और काफ़ी हद तक आपको समझ में भी आ गया होगा। बड़ी ही मस्ती के साथ हम लोगों ने इसको पढ़ा है। आव्यूह की शुरुआत हमने की है। आव्यूह बहुत ही आसान चैप्टर है। आव्यूह में आपको पढ़ना क्या क्या है वो सारी की सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 करके सारे कंसेप्ट को पढ़ते हुए चलेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि मैथमेटिक्स आपको सबसे आसान लगे, आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन ये इस चैप्टर का, न्यू चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, सो इस वीडियो को हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में जाकर के बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका कमेंट हमें डेडिकेशन देता है और अच्छी वीडियो को बनाने में हमारी हेल्प करता है। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जितना पढ़ाया गया उसको पढ़ें, उसकी नोट्स बनाएं और मेरे साथ अपनी फीलिंग्स को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।